रोने वाले मेरे पास आते हैं तो मैं कहाँ रो, कब रो, मेरा रोना खत्म हो गया। ज्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो, वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। पुनरुत्थान विद्यापीठ भारत की शिक्षा के प्रश्न को ओन करना चाहता है, ये उसकी एक विशेषता है। ऐसे सब रिवाज बदलने होंगे जिसमें हमने बेटे की चाहत में बेटी को पीछे रखा है। शादी या किसी गांव स्तर के समारोह जैसे अवसर पर वे शराब का उपयोग नहीं करेंगे। अपना भी अपना गाँव में सफा करके सब करना है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए कलारी जरूरी नहीं है, लेकिन ये लड़कियों की आत्मरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। बाल विवाह, विधवा विवाह पर हम काफी जोर से विधवा विवाह करा। हर एक घर से एक एक मुट्ठा चावल निकल जाते तो गांव में कोई गरीब ही नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग आएं और ऐसा कुछ करें। ये काम अकेले नहीं हो सकता। मेरे ससुर ने मेरे योग के प्रति लगाव का सम्मान किया और मुझे योग करने की इजाजत मिली। उसके बाद से मुझे चुप चुप कर योग नहीं करना पड़ा। पर्शियन टेक्सटाइल है वो। नमस्ते। जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते। देश की सेवा करने का सबसे उत्तम तरीका तो सेना में जाकर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करना है, लेकिन हमारे बीच ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बिना सरहद पर जाए भी देश की सेवा में लगे हुए। अपना और अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाने में ही इंसान अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देता है। ऐसे में उसकी कौन सोचे जो वनों में रहते हैं। हमारे देश का अभिन्न अंग माने जाने वाले ये आदिवासी लोग अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बाकी समाज से कटे रहते हैं। इनके गांव जंगलों में इतने भीतर होते हैं कि ये मूलभूत सुविधाओं के बिना ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। इन आदिवासी लोगों के जीवन को शिक्षा की ज्योति से रोशन करने का बीड़ा उठाया श्रीमती मंजू श्रीवास्तव ने। एकल विद्यालय हुआ है जिसमें पंचमुखी शिक्षा दी जाती है। 5 प्रकार की शिक्षा मतलब दी जाती है और 6 साल से 14 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं और जो स्कूल भी जाते हैं और एकल विद्यालय में पढ़ने आते हैं। अगर स्कूल तक बच्चा नहीं पहुंच सकता तो स्कूल बच्चे तक पहुंचे की अवधारणा के साथ एकल विद्यालय ने एक शिक्षक विद्यालय मिशन द्वारा वनवासी लोगों तक शिक्षा पहुंचाने का संकल्प लिया और आज से 30 वर्ष पूर्व इसकी कमान संभाली श्रीमती मंजू श्रीवास्तव। 2016 में जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे लगा कि मुझे समाज से भी जुड़ना चाहिए, तो मैं इसी उसमें चल रहा था कि तभी मुझे मंजू दीदी से मुलाकात हुई। मैंने देखा कि नानक मत्ता संच में अक्सर आती हैं और गांव-गांव जाती हैं, तो मैं सोच रहा था कि ये यहीं तक सीमित होंगी, लेकिन जब मुझे पता लगा कि पूरे भारतवर्ष में ही ये चल रही हैं, एकल संस्थान की अध्यक्षा हैं, और जब मैंने जाना कि इन्होंने अपना जो है कार्य मुक्त होकर अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया है, तो मुझे इनसे बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने लेह लद्दाख से कन्याकुमारी तक, असम से राजस्थान गुजरात तक भारत के चप्पे चप्पे में गांव, शहर, कस्बे, बड़े नगरों का भ्रमण करते हुए विराट संगठन खड़ा किया। श्रीमती मंजू श्रीवास्तव के नेतृत्व में एकल अभियान आज 70,000 गांव तक पहुंच चुका है। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेकर घर में आराम करते हैं, उस उम्र में आज भी मंजू श्रीवास्तव किसी युवा की तरह जोश से भरी हुई पूरे देश में यात्राएं कर वनवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगातार लगी हुई है। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पिछले 30 साल पहले अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी को अलविदा कह एक ऐसे मिशन को अपने हाथ में लिया जो कि आदिवासी समाज के उद्धार के लिए काम करने वाला था। मैं बात कर रही हूँ श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी की, जो कि एकल विद्यालय की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मंजू श्री जी, आपने अपने जीवन के 30 साल
आदिवासी समाज के उद्धार के लिए दिए हैं। कैसी रही आपकी ये यात्रा? शुरू से ही एजुकेशन की फील्ड में थी, तो मुझे मन में हमेशा इस बात की पीड़ा रहती थी कि शहर के बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है, और गांव से भी बहुत अंदर भीतर जो ट्राइबल समाज है उसके भी करोड़ों बच्चे हैं, लेकिन उनके भविष्य की क्यों नहीं कोई चिंता करता। लेकिन तब मैं किताबों में पढ़ती थी, सोचती थी, और आम जिंदगी की तरह अपने घर गृहस्थी, कॉलेज की लाइफ, ये मालूम नहीं था कि एक दिन मुझे इस प्रकार का मोड़ मिल जाएगा। और कलकत्ता में ही थी, उसी समय समाचार पढ़ती थी कि झारखंड में बड़ा ही आतंक का वातावरण है। चूँकि पारिवारिक बैकग्राउंड भी मेरा सामाजिक सेवा का रहा है, मेरे माता पिता दोनों ही एजुकेशनिस्ट थे और दोनों ही समाज भावी थे, तो घर में भी एक ऐसा वातावरण था, चर्चा होती थी हमारे घर में, इस प्रकार का साहित्य आता था। तो मैं काफ़ी अवेयर थी बहुत सी बातों के मामले में, कि एक दिन कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, कुछ इस प्रकार के समाज सेवी भावी प्रचारक जैसे लोग आए, और उनसे पुराना परिचय भी था। तो उन्होंने मुझे खास करके ये बनवासी समाज, उसे वो ट्राइबल को बनवासी समाज कहते थे, और उनका ये तर्क था कि जैसे नगरवासी है वैसे वनों में रहने वाले वनवासी हैं। मुझे भी बड़ा शब्द अच्छा लगा। बस तब से ही मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और कलकत्ता में रहने का मुझे प्रिविलेज ये मिला कि झारखंड मैंने जाना शुरू किया। मुझे कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला, वहाँ पहले से ही कुछ जंगलों में काम चल रहे थे, उनका अध्ययन करने का अवसर मिला। मेरा स्वयं का अध्ययन चला, और फिर मैं धीरे धीरे इस पूरे विषय पर बहुत गहरा अध्ययन करने की सीमा तक पहुंच गई। और उस समय मुझे समझ में आया कि ये जो जंगलों में निवास करने वाला समाज है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसके गुण, इसकी शॉर्टकमिंग्स, इनकी तकलीफ़ें। और सचमुच में एक दिन वो आया कि मैं उनकी झोपड़ी में बैठकर उनके साथ नमक और भात मैंने खाना खाया। उनके पास वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, भूखे रहना पड़ता है, पीने का जल नहीं है, बीमारी की दवा नहीं है, मतलब अभावों का इतना बड़ा भंडार। तो अपना ही मन कचोटता था कि हम पढ़े लिखे लोग, समाज के लोग, संभ्रांत लोग, पैसे वाले लोग, क्या कभी इनके बारे में नहीं सोचेंगे। और मुझे खुशी है इस बात को कहने की कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम से जो एक आतंक का बहुत भयंकर वातावरण था, मैंने स्वयं देखा है, क्योंकि मैं उन सारे जंगलों से क्रॉस करती थी और कई घटनाओं को सामने होते देखा भी। मतलब आपको सुनकर थोड़ा ताज्जुब भी लगेगा कि एक महिला बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़कर और झारखंड के जंगलों में रात बिरात घूमती है, लेकिन शायद भगवान का यही आदेश था। मंजूश्री जी, हमारे दर्शकों को एकल विद्यालय के बारे में कुछ बताइए। एकल विद्यालय ये हमारा ब्रांड नेम है एक प्रकार से। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि झारखंड के जंगलों में जब हम गए और वहाँ के समाज से हम मिले, तो हमें भी बहुत आश्चर्य हुआ कि वहाँ के इतने गरीब और दुर्बल समाज ने हमसे सिर्फ एक चीज़ मांगी, और उन्होंने ये मांगा कि हमारे बच्चों को शिक्षा दो। और दूसरी चीज़ कहा कि जब हमारे गांव में महामारी फैलती है तब हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। ये दो ही विषय हमारे दिमाग में बहुत ही प्रोमिनेंट थे। शिक्षा कैसे दी जाए, टीचर कहाँ से आएंगे, धन कहाँ से आएगा, उस झोपड़ी में हम कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन जो काम ईश्वर को कराना होता है, हर बात का उत्तर मिलता चला गया। एक संस्था का निर्माण हुआ बनबंधु परिषद के नाम से कोलकाता में। उसमें हमने बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, समाज सेवी लोगों को, एजुकेशनिस्ट को, इनको हमने जोड़ा। सो मैं कह सकती हूँ कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस मूवमेंट। एंड
ग्राम शिक्षा मंदिर के नाम से उस समय हमने गांव में एक छोटा सा विद्यालय, नॉन फॉर्मल स्कूल, 1 टीचर 1 स्कूल 1 विलेज, ये कॉन्सेप्ट है और नॉन फॉर्मल है, अनौपचारिक शिक्षा। तो हमने सबसे पहले एकल विद्यालय की रचना की, लेकिन उसके साथ ही ये बात समझ में आई कि केवल प्राइमरी तक की शिक्षा देने से इन गाँवों का उद्धार नहीं होगा। वास्तव में पूरे गांव को शिक्षा की आवश्यकता है। तो फिर उसी के साथ हमने सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ केयर एजुकेशन को जोड़ा। और हेल्थ केयर एजुकेशन में कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमने उनको बताया कि बीमार ही मत पड़ो, कैसे स्वस्थ रह सकते हो, उसकी सारी विधाएं, फिर छोटी मोटी बीमारियों के बारे में, खास करके जल, पानी को उबाल के पीना, क्योंकि कई जगह पीने के पानी की बहुत असुविधा थी। मैं ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज़ में गई हूँ कि वहाँ पर वो पशु पक्षी और जंगली फल यही उनका भोजन था, इसके अलावा कोई भोजन नहीं था उनका। हमने उनको कृषि करना सिखाया, कैसे कृषि करो, फिर सब्जी उगाना, साग उगाना, इवन गेहूँ, बाजरा और मक्का, रोटी बनाना नहीं पता था उनको, चावल, कुछ एरियाज़ में चावल खाते थे वो लोग। मैं 25 साल से भी पहले की कहानी सुना रही हूँ आपको। तब से अब तक तो ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। अब इतनी बड़ी संपत्ति है आज जंगलों में कि पशु है, गोबर है, उसकी यूरिन है गाय की, और ज़मीन है। इन सबके संगम से उनको क्या नहीं मिल सकता है, लेकिन उनको स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके पास इतनी बड़ी संपदा है प्रकृति के रूप में। हमने इसी बात का ध्यान उनकी तरफ दिलाया कि देखो आपके पास बहुत संपदा है, आपके पास धरती माता है, गौ माता है, गंगा माता है, यानी जैसे कहते हैं ना कि लोकल लोगों के मन की बात को, उनकी भाषा को स्वर देना, उनके दर्द को स्वर देना, ये हमारी टेक्निक थी जिसने हमें इतना सफल बनाया। तो फिर वो एकल विद्यालय के रूप में डेवलप हुआ और उसका एक ब्रांड नेम जाकर के 2000 में तय हुआ, तब इसका नाम एकल विद्यालय पड़ा। और आज तो हम कहते हैं कि ये एकल मूवमेंट है, अभियान है, क्योंकि ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल, विद द पीपल, तो इसमें तो इट्स अ पीपल्स मूवमेंट। जब किसी भी युवा के हाथ में अगर हम ये हल पकड़ा दें, फावड़ा पकड़ा दें, कुदाल पकड़ा दें और उसको सिखा दें कि तुम खेती कर सकते हो, तुम मजदूरी कर सकते हो, तुम और भी कुछ काम कर सकते हो, वो बंदूक नहीं पकड़ता है। और बहुत ही सफलता से मैं कहूँगी कि इतने भयंकर आतंक के बीच में हमारा ये काम जंगलों में बढ़ता रहा। झारखंड बना, लेकिन प्रांत के रूप में बना, अलग ऑटोनॉमिक नेशन नहीं बन पाया। इसका काफ़ी कुछ श्रेय एकल विद्यालय को जाता है। तो आज वर्तमान में ये एक पंचमुखी शिक्षा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वर्ष बीते और एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड था, हमने बहुत से एजुकेशनिस्ट को भी अपने साथ जोड़ा। कुछ बहुत अच्छे नाम हैं, डॉक्टर राकेश पोपली थे, उन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया, यद्यपि वो न्यूक्लियर फिज़िक्स के थे और यूएस की यूनिवर्सिटी में काम करते थे, लेकिन देशभक्ति का जज्बा था, देश लौट करके आए। उन्होंने हमारे बहुत से कोर्सेस, खेले कूदे नाचे गाएं करके एक किताब है, वो हमारा कोर्स है, एक मास्टर बुक है जिससे आधारित होकर के पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो रूरल बच्चों को कैसे पढ़ाना, स्वाभाविक है मातृभाषा में पढ़ाएंगे पहले हम, फिर बाद में उनको अन्य भाषाओं का ज्ञान कराना। तो आज हमें खुशी है कि 3-4 साल अगर एक बच्चा एकल विद्यालय में पढ़ता है तो उसके बाद किसी भी फॉर्मल स्कूल की क्लास 4 और 5 में बड़ी सफलतापूर्वक उसका एडमिशन हो जाता है। क्या बात। और इस तरह से हमने अपने बच्चों को प्रोत्साहन दिया। जहाँ शिक्षा है क्या ये कोई नहीं जानता था, ऐसे गांव में, जंगलों में हमने शिक्षा के प्रसार को आगे बढ़ाया। आपने आदिवासी समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। बिना महिलाओं की शक्ति के
ये तो हमारे देश का पुराना इतिहास है। दुनिया के किसी भी देश में देवी पूजा नहीं है। दुर्गा है, काली है और श्रृंखला है देवी। तो ये जो भारत का समाज है, यहाँ की जो संस्कृति है, और यहाँ की संस्कृति अरण्य संस्कृति है। यहाँ की संस्कृति और जीवन के वैल्यूज़ किसी लेबोरेटरी में नहीं पैदा हुए। यहाँ युगों युगों की तपस्या के बाद ऋषियों मुनियों ने इस देश की संस्कृति बनाई। इतना ही नहीं है, हर गांव में महिला संगठन बनाते। वो महिला संगठन को हर माँ के अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि वो अपने बच्चे को का बुरा नहीं चाहती है। एक बार पिता तो हंडिया चढ़ाकर मस्त हो जाता है, लेकिन माँ को होश, फिर उसमें भी होश रहता है कि अपने बालक का ख्याल करे। तो हमने बहुत बड़े रूप में, जितना हमारा हेल्थ केयर का यानी स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम है, ये 100% महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। तो गांव की महिलाओं को एक प्रकार से हमने घर बैठे हुए एम्प्लॉयमेंट दिया है। तो उनकी बाकी की क्षमताएं बढ़ी हैं, उनके अंदर का जो एक हीनता की भावना थी उससे भी वो बाहर निकली है, और उनको चंद पैसे भी मिलते हैं। इससे वो इकोनॉमिकली भी अपने को थोड़ा सा एम्पावर फील करती हैं। एकल विद्यालय से लगभग 20 लाख छात्र पढ़कर निकल चुके हैं। कैसा लगता है? प्रारंभिक 5 वर्ष एक्सपेरिमेंटल के आप छोड़ भी दें तो सॉलिड 25 ईयर्स यानी 25 वर्ष का तो रिकॉर्ड है ही। तो लगभग हम 20 लाख बच्चे तो हमारी निकल चुके हैं, जो युवा हो गए हैं, जो गांव में काम कर रहे हैं। सिर्फ गांव में नहीं कर रहे हैं, बाहर निकल भी उन्होंने अध्ययन किया है। सेना में गए हैं, अन्य अन्य कार्यक्रमों में गए हैं, कुछ टेक्निकल जॉब में गए हैं। यानी ग्रोथ जो है उसकी सीढ़ी ऊपर जा रही है। तो हम क्वाइट ए नंबर ऑफ कहना चाहिए टेक्निकल चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कंप्यूटर ऑन व्हील, टैबलेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना। उसमें मैंने देखा कि बच्चों को बड़ा आनंद आता है। उसमें काफ़ी अच्छे प्रोग्राम, शैक्षणिक भी और खेलकूद भी और सामाजिक भी और संस्कारपूर्ण भी, चित्रकथाएं भी, वो सारे भी हमने उसमें डाले। बच्चों को वैसे ही कार्टून अच्छे लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? किसको देना चाहेंगे आप इसका श्रेय? अगर मेरे पति, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, वो साथ ना देते या वो नाराज़ रहते तो क्या मैं कर पाती? मैं एक जिम्मेदार माँ, एक जिम्मेदार पत्नी, मैं कोई मानधन या ऑनरेरियम नहीं लेती अपने ऑर्गेनाइजेशन से। आई एम ए मिशनरी। और तभी मैं बड़े दम के साथ अपनी बहनों को कह सकती हूँ कि समय का अभाव नहीं है, मेंटल ब्लॉकेड है। ये मत बोलो कि समय नहीं है अभी। समय जब मैं मैनेज कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि हमारी जो युवा शक्ति है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि यूथ आगे बढ़े, और आज तो समय की डिमांड है। इसलिए इन युवा पीढ़ी को तो मैं अपने से हमेशा एडवांस मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि इनका एक्सपोज़र, इनका ज्ञान, इनकी जनरल नॉलेज मेरे मुकाबले कई गुनी है जो आज के समय की है। ठीक है, मेरे पीछे मेरा अनुभव है। तो इसलिए युवा तो, और समय डिमांड कर रहा है कि युवा आगे आए। आज युवा को फ्रीडम दीजिए। मेरा एक छोटा सा स्लोगन है, यूथ आर टू बी रीच्ड नॉट प्रीच्ड। हमको प्रीच नहीं करना है, उन तक पहुँचो, दिल की बात करो, मन की बात करो, जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात उसके बाद उस युवा को फ्रीडम दे दो। ज़्यादा टोको नहीं, अपने बच्चे पे विश्वास करो। वो जो करेगा अच्छा करेगा, अल्टीमेटली अच्छा करेगा। अरे हमने गलती नहीं की तो युवाओं को गलती करने का अधिकार प्रदान करो और उन्हें फ्रीडम दो। वो करेंगे, अच्छा करेंगे। आज एकल में बहुत बड़ी संख्या में यूथ जुड़ा है, उन्हें अच्छा लगता है। अपने व्यस्त समय से वो समय निकाल करके गांव में जाते हैं।
हमने उन्हें बहुत सी स्कीम्स दे रखी हैं, ड्रीम इंडिया टूर करो, नई उड़ान भरो, एकल लर्निंग यात्रा है, ऐसे यूथ प्रोग्रामिंग बनाए हैं बहुत से। तो हम चाहते हैं कि यूथ आएँ, जुड़े इन सारे कार्यक्रमों से, अपनी आँखों से देखें। आज जितने कंफर्ट में वो रहते हैं कि एक तरह से कहते हैं उन्होंने कुछ भी मांगा मिल जाता है अच्छे परिवारों में, लेकिन अभाव में भी मुस्कुराना, अभाव में भी जीना, यह भी तो सीखो कहीं जा कर के। मंजूश्री जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, अपना जीवन, पूरा जीवन की यात्रा की चर्चा की, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और IGNCA की ओर से मैं आपकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।